हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे। प्रीवियस सेशंस में हम 3 चैप्टर्स जो है फिनिश आउट कर चुके हैं। दे आर यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, जिनके साथ में हमारा जो एथिक्स का थ्योरी पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या, तो देखिए, इफ आई टॉक अबाउट टुडेज सेशन, तो आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, केस स्टडीज बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस। अब सर, बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस, तो देखिए प्रीवियस सेशंस में आपने जो चैप्टर्स स्टडी करे हैं लाइक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कोड ऑफ कंडक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिकल डिलेमा एंड करप्शन एटसेट्रा, तो इन्हीं के ऊपर क्या होगी, केस स्टडीज जो है वो बेस्ड होंगी। सर व्हाट यू मीन बाय दैट? तो देखिए, इस चीज को तो हम अभी आज के सेशन में आगे क्लियर आउट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज केस स्टडी। आखिर केस स्टडी जो है वो होती क्या है। तो देखिए, अगर मैं अपने केस स्टडीज के सेशंस की बात करूं तो देखिए, इन टोटलिटी केस स्टडीज को जो है हम 6 सेशंस में स्टडी करेंगे। सर 6 सेशंस क्यों? तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज केस स्टडी, और इसके अलावा केस स्टडी के टाइप्स क्या है, केस स्टडी को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, केस स्टडी जो है उसकी अप्रोच के लिए एक बेटर गाइड क्या होगी। आफ्टर दैट हमारे जो 5 सेशंस रहेंगे, तो देखिए, अगर हम केस स्टडीज की बात करें तो एमपीपीएससी में 2014 में सिलेबस क्या हुआ था, चेंज हुआ था। तो हर साल क्या होता है, 2 केस स्टडीज जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। सो जो केस स्टडीज प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आई है, उन्हीं केस स्टडीज को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो 5 सेशंस में 2014 का एक, 15 का एक, 16 का एक, 17 का 8 और 18 का एक, ऐसे करके हम 10 केस स्टडीज जो है अपने 5 सेशंस में आगे कवर करेंगे। सो इन टोटलिटी एज आई सेड 6 सेशंस जो है हम केस स्टडीज को देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले व्हाट इज अ केस स्टडी, पर इसको समझने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई आर वी स्टडीइंग केस स्टडी, व्हाट इज इट्स रिक्वायरमेंट। सो सी, हियर इज अ इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, सी दिस इमेज, what can you interpret from this image? So I guess you can interpret that the job of a bureaucrat is a multi-dimensional job. See, if we talk about district collector or SDM, so their job is very multi-dimensional. इन्हें पब्लिक के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, और एक ही टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो यू कैन से कि सिविल सर्वेंट का जो जॉब होता है वो बहुत ज्यादा हैक्टिक होता है। अब जो एग्जाम्स रहती हैं उनका काम क्या होता है, ये फाइंड आउट करना कि जो पर्सन जो है जॉब करने वाला है सिविल सर्विस का, वो पर्सन जो है वो इस इमेंस प्रेशर को, इस बर्डन को या फिर इस जॉब को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एंड इसी टास्क में उनकी हेल्प करने वाला एक इक्विपमेंट क्या होता है, केस स्टडी होती है। बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट इज केस स्टडी? सो सी, केस स्टडी इज एन अकाउंट ऑफ एन एक्टिविटी, प्रॉब्लम और इवेंट। सर एक्टिविटी, प्रॉब्लम और इवेंट, सो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, सपोज यू आर अ एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या फिर आप अगर बात करें तो डेप्यूटी कलेक्टर भी कह सकते हैं। एंड आप जो है एक पुअर एजेड वुमेन से रेगुलर क्या करते हैं, फ्लावर्स जो है परचेस करते हैं। अब लेकिन आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सपोज आपको ऑर्डर करते हैं कि आपको एक बिल्डिंग डेमोलिश करना है जो इलीगली क्या है, कंस्ट्रक्टेड है, और फिर आपको पता पड़ता है कि उसी बिल्डिंग में क्या हो रही है, वो पुअर लेडी जो है काम कर रही है। तो ये जो बिल्डिंग डेमोलिशन का काम है, ये क्या है, एक सिविल सर्वेंट की एक्टिविटी है। अदर देन दैट, आई गेस आपको पता होगा कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको कई बार जो है हॉस्टेज सिचुएशंस भी फेस करनी होती है। मान लीजिए किस नक्सल्स ने क्या करा, कुछ लोगों को हॉस्टेज रख लिया, तो आपको उनके साथ भी क्या करना होगा, डील करना होगा। सो यू कैन से इट इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई रियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तो उनसे डील करना
ये अपने आप में इसको एक सिचुएशन के तौर पे बना के दे देना, ये क्या होता है, इट इज अ केस स्टडी। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं जो आपको अपनी रेगुलर गो टू गो की जो आपकी लाइफ है उसमें आपकी जो वर्क प्लेस है वहां पर एनकाउंटर होगी, ठीक है। और इनमें क्या है, इनमें एबिलिटी होती है आपके डिसीजंस को क्या करने की, इन्फ्लुएंस करने की। इन शॉर्ट यू कैन से एज अ सिविल सर्वेंट आपके वर्क प्लेस पे जो भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्सिटीज आप एनकाउंटर करेंगे उन सबको जज करने के लिए क्या होती है, केस स्टडी जो है वो आपको दी जाती है, ताकि आप जो है किस तरीके से प्रॉब्लम से डील करेंगे ये चेकआउट जो है किया जा सके। अब इसके बाद यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गुड केस स्टडी, मतलब एक अच्छी केस स्टडी जो है उसमें क्या क्या फीचर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट अ गुड केस स्टडी एज पर कार्दोस एंड स्मिथ, इट इज टेकन फ्रॉम रियल लाइफ। सी, केस स्टडीज में जो सिचुएशन होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो हमारी रियल लाइफ है उससे ही अक्वायर की जाती है, ठीक है। डेफिनेटली एज अ सेड कि आपकी एज अ सिविल सर्वेंट जो वर्क प्लेस है उसमें जो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होंगी वही क्या है, केस स्टडी में दी जाती है, ताकि ये क्वेश्चन करें कि आप प्रॉब्लम्स को कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बट इसमें ट्रू आइडेंटिटीज क्या कर दी जाती है, कंसील कर दी जाती है, ताकि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो पाए। Other than that, it consists of many parts and each part usually ends with problems. See, try to understand कि जो केस स्टडी है उसमें क्या होता है, एज आई सेड कई सारे फ्लेवर्स होते हैं, एक डीएम है, एक एसडीएम है, एक पुअर एजेड लेडी है, इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो है जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो है बिल्डिंग को डेमोलिश करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बिकॉज क्योंकि अगर आप बिल्डिंग को डेमोलिश करते हैं तो क्या होगा, आप अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप जो पुअर लेडी है उसके लिए सिंपैथी शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर क्या है, यहां पर कोई क्लियर कट बात नहीं है कि व्हाट यू शुड डू। तो डेफिनेटली यही तो केस स्टडी होगी जहां पर क्लैरिटी आपको देनी होगी कि व्हाट यू शुड डू, ठीक है। बट स्टिल केस स्टडी का मतलब क्या होता है, इसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी रीडर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वे यू कैन से कि केस स्टडी जो है उसमें दिया हुआ है क्लियरली कि डीएम ने आपको ऑर्डर दिया है और जो बिल्डिंग है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन नेवर गो अगेंस्ट द लॉ। तो आपको तो उस बिल्डिंग को डेमोलिश तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं केस स्टडीज में ये क्लैरिटी रहती है कि आपको करना क्या है, इसीलिए वो केस स्टडी है। इट इज बिलीवेबल फॉर द रीडर। देखिए केस स्टडीज जो है वो कंप्लीटली, जैसा कि मैंने कहा, कंप्लीटली और पार्शली वो क्या होती हैं, रियल लाइफ सिचुएशन से ही ली जाती हैं। सो इसीलिए जो केस स्टडी है वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, बिलीवेबल होनी चाहिए। यहां आपको सुपरमैन बैटमैन कंडीशंस फेस नहीं करना है, एक रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो केस स्टडी में फेस करना है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आई हैव सीन कि मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स है वो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते कि बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ सिलेबस। सी, केस स्टडीज जो है वो आपने जो प्रीवियस यूनिट्स पढ़ी हैं एक्चुअली उनसे ही क्या है, इंस्पायर्ड हैं और उनसे ही क्या है, रिलेटेड है। सर हाउ? तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एटीट्यूड की। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हमारी कंट्री में वुमेन क्राइम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, यस और नो? डेफिनेटली यस। तो कैसे रिड्यूस करेंगे आप इसको? यू विल से सर थोड़े और स्ट्रिंजेंट लॉज बना देते हैं ताकि लोग जो हैं क्राइम करने से क्या करें, थोड़ा फियर करें। बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट द केस। अगर वुमेन क्राइम्स कम करना है तो सिर्फ स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू चेंज अ क्रिमिनल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन क्राइम, ठीक है। तो देखिए आपको इफ यू रिमेंबर हमने 3 चीजें पढ़ी थी एटीट्यूड में, दैट इज कॉग्निशन, अफेक्शन और बिहेवियर, जिसमें हमने पढ़ा था कि इफ यू वांट टू चेंज अ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किसी पर्सन के कॉग्निशन पे अटैक करना होगा। यू हैव टू मेक हिम फील
दैट वुमेन चाइल्ड इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज एन एसेट। ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर वुमेन्स के लिए पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और जब पॉजिटिव फीलिंग आएगी तो उसका बिहेवियर क्या होगा, एक्शन क्या होगा, डोंट किल अ गर्ल चाइल्ड। तो व्हाट इज दिस, तो यही क्या है, यही केस स्टडी को सॉल्व करने की अप्रोच है। तो आपने जो प्रीवियस यूनिट्स पढ़ी है उनका नॉलेज जो है अगर आप यूज करेंगे प्रॉपरली तो केस स्टडीज आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदर देन दैट आपने एप्टीट्यूड पढ़ा था, दैट इज पोटेंशियल टू गेट स्किल्ड इफ ट्रेनिंग इज डन। वो पोटेंशियल स्किल होने का कि अगर आपको ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप जो है सब कुछ कर पाएंगे। अब ये क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है। एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या चाहिए, आपको यही एप्टीट्यूड चाहिए ताकि आप सिविल सर्विस में एक्सेल कर पाए। बट इफ यू रिमेंबर वी हैव आल्सो स्टडीड कि एप्टीट्यूड माइनस वैल्यूज, अगर you have the aptitude to become a civil servant but you do not have the values, so it is what, it is a very dangerous situation. Why so? Suppose आपके पास इंजीनियर का एप्टीट्यूड है बट उसकी वैल्यूज नहीं है, सो यू कैन मेक अ बॉम्ब, आप बॉम्ब बना सकते हैं, एटम बॉम्ब बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इफ यू हैव द एप्टीट्यूड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट बट यू डू नॉट हैव द वैल्यूज, then you will get involved in corruption like activities, ठीक है। तो इसलिए values are very much necessary. Other than that, जब हम केस स्टडीज की बात करते हैं सो आपके जो डिसीजंस होते हैं कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, वैल्यूज से ही इंस्पायर्ड होते हैं। हाउ कम? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो मैंने आपको जो पुअर एजेड लेडी वाला केस जो सुनाया था उसमें अगर आपको क्या है, कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन दे दी जाए, भले ही वो लेडी जो है भूखी क्यों ना मर रही हो, बट स्टिल यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ। अदरवाइज होता क्या है, फिर हर कोई यही सोचता है आई हैव ब्रोकन द लॉ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, सो यू शुड नॉट डू दैट। आपको लॉ कभी भी क्या नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है। एज अ सिविल सर्वेंट यू ऑलवेज हैव टू फॉलो द लॉ, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बट आप कहेंगे सर इट विल बी वेरी मच नॉट एम्पैथेटिक, मतलब यहां पर कोई एम्पैथी नहीं रह जाएगी, सिंपैथी नहीं रह जाएगी, फीलिंग्स नहीं रह जाएगी। सो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि फीलिंग्स के लिए आपको यहां पर क्या करना है या एम्पैथी के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आफ्टर वैल्यूज नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। सो देखिए, एज अ सिविल सर्वेंट यू ऑलवेज हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आपको रिमेंबर हो अगर हमारे प्रीवियस सेशंस, सो इंडिया जो है वहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर मेड। इसीलिए हम कहते हैं लॉ इज अबव ऑल। और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ अगर ये दोनों की अगर हम बात करें, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद जो आता है वो आता है कोड ऑफ कंडक्ट। सो यू कैन से 1, 2 और 3। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए क्या होता है, जिस तरह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ फॉलो करने होते हैं इन द सेम वे आपको कोड ऑफ कंडक्ट को भी क्या करना होता है, फॉलो होता है। व्हाट आई मीन टू से, तो एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। मुझे बताइए, क्या आप पब्लिक में जो सिविल सर्विस में है, क्या उसके खिलाफ आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। एज अ सिविल सर्वेंट यू शुड नॉट डू दैट। पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। आपको सिंघम नहीं बनना है सिविल सर्विस में, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको हमेशा फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इफ यू रिमेंबर इट इज अंडरस्टैंडिंग वंस एंड ओन इमोशन, मतलब जो अदर पर्सन है और जो आप हो, आपको दोनों के इमोशंस को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। बट हाउ विल वी यूटिलाइज इट इन अ केस स्टडी? सो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक केस बताया था कि इसमें एक कलेक्टर ने क्या करा था, शी हैज स्लैप्ड अ वर्कर, अ पार्टी वर्कर। तो टेल मी, वॉज इट अप्रोप्रिएट? डेफिनेटली नॉट। एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है। तो शी शुड नॉट स्लैप दैट पार्टी वर्कर। इंस्टेड उसे क्या करना चाहिए, जो लीगल एक्टिविटी है, जो लीगल कार्रवाई है,
वो उनको प्रॉपरली करनी चाहिए और उनको सामने वाले पार्टी वर्कर की जो फीलिंग्स है और अपनी फीलिंग्स है दोनों को समझकर प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। सो यू कैन से कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये भी क्या करती है, हमें केस स्टडीज को कैसे डील करना है काफी अच्छे से बताती है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल डिलेमा। इफ यू रिमेंबर हमने इसमें पढ़ा था कि सिविल सर्वेंट हो या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, हर पर्सन क्या होता है एथिकल डिलेमा सिचुएशंस जो है उसमें पड़ जाता है, जिसमें उसकी वैल्यूज के बीच में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो पुअर एजेड लेडी वाला अभी केस बताया, जिसमें एक लेडी की फ्लावर शॉप है और वो लेडी क्या कर रही है, अपना जो रोजगार है उससे चला रही है और उसकी शॉप जो है उसको एसडीएम क्या करने वाले हैं, डेमोलिश करने वाले हैं। तो यहां पर एसडीएम के सामने एथिकल डिलेमा सिचुएशन है किस किस की, उनकी दो वैल्यूज के बीच में, दैट इज एम्पैथी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। सो अब मुझे बताइए यहां पर वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो डेमोलिश करते हैं तो वो अपनी जो पब्लिक सर्विस है उसके लिए प्रॉपर डेडिकेशन जो है शोकेश कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली एम्पैथी शोकेस कर रहे हैं। मतलब एक जो ओल्ड लेडी है उसके लिए वो एम्पैथेटिक है, बट यहां पर क्या हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसको, अपनी पब्लिक सर्विस के लिए जो डेडिकेशन होना चाहिए उसको। मतलब दोनों सिचुएशंस में एक वैल्यू क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एथिकल डिलेमा। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, आपको अपनी वैल्यूज जो है उनके बीच की जो हायरार्की है उसका कंफर्मेशन होना चाहिए। मतलब कौन सी वैल्यू कब ऊपर रखनी है कब नीचे रखनी है। सो यहां पर एज अ सेड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जो है आपको इस वैल्यू को ऊपर रखना है। बट आपको रिमेंबर रखना चाहिए कि ये केस स्टडीज में आप इसको कैसे डील करेंगे, चूज वन बट डू नॉट नेग्लेक्ट द अदर। एक को चूज करें बट दूसरे को नेग्लेक्ट ना करें। मतलब आपको एम्पैथी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओल्ड एज लेडी की लॉफुली जितनी हेल्प हो सकती है वो आपको करना है। आप उनको क्या कहते हैं कोई दूसरा फॉस्टर होम दिला सकते हैं या फिर कोई अदर स्कीम जो है उसमें उनके लिए कुछ कर सकते हैं, या अपने सीनियर्स को ये केस बताकर उनसे भी कोई सजेशन ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करप्शन। आई गेस you all have seen the sessions of corruption which we have studied in unit 4। अगर करप्शन की अगर हम बात करें तो ये केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कम? सो सी, इफ वी टॉक अबाउट द केस स्टडीज ऑफ 2014 तो देख सकते हैं आप लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट एंड 2G स्पेक्ट्रम केस। दे आर व्हाट, आई गेस यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दे बोथ आर रिलेटेड टू करप्शन। Other than that, if I talk about 2015's case study, IAS officers sand mafia crackdown, NTC land scam, they are also what? They are also in a way related to corruption. And the 2016 case study, accumulation of black money, causes and remedies, it is also related to corruption. So out of the 10 case studies which have come from 2014 to 2018, the first 5 case studies are what? They are in a way related to corruption. तो करप्शन के चैप्टर्स अगर आपके अच्छे से क्लियर है, करप्शन के जो टॉपिक्स हैं वो आपके अच्छे से क्लियर है, तो ये 2014 और 15 में जो केस स्टडीज आई है इनको आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। सो करप्शन से भी क्या होती है, केस स्टडीज आती हैं। अब इसके बाद अगर हम प्रीवियस ईयर केस स्टडीज की बात करें तो उसमें देखिए जो पैटर्न है वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वाई सो? क्योंकि इफ यू रिमेंबर या इफ यू नो, अभी प्रेजेंट में क्या हो चुका है, जो केस स्टडीज का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। प्रीवियसली जो केस स्टडीज आती थी वो 65 मार्क्स की आती थी। ठीक है, इसमें एक केस स्टडी 30 मार्क्स की और दूसरी केस स्टडी 35 मार्क्स की होती थी। फर्स्ट केस स्टडी में 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे जो 10 मार्क्स ईच के रहते थे, और सेकंड केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते थे जो 7 मार्क्स ईच के रहते थे। बट प्रेजेंटली सिलेबस क्या हो गया है, चेंज हो गया थोड़ा सा, और उसमें जो केस स्टडीज है उनकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब केस स्टडीज का वेटेज जो है वो 65 मार्क्स की जगह कितना हो गया है, तो 40 मार्क्स हो गया है।
जिसमें आपसे 2 केस स्टडीज क्वेश्चन की जाएंगी जो कि 20 मार्क्स ईच की होंगी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अभी श्योरिटी के साथ नहीं कहे जा सकते हैं, देखते हैं फर्स्ट के जो हमारी एमपीपीएससी होती है उसमें कितने क्वेश्चंस जो हैं दिए जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो केस स्टडी जो है उसकी टाइप्स को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कोई बुकिश अप्रोच जो है फॉलो ना करें। बेसिकली अगर हम केस स्टडीज को डिवाइड करें तो हम इसे 2 तरह की केस स्टडीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज राइट वर्सेस रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट वर्सेस राइट। राइट वर्सेस रॉन्ग की अगर मैं बात करूं, ये एक क्लियर कट केस स्टडी होती है जिसमें आपको क्लियरली मेंशन होता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है और इसमें से आपको क्या करना है, चूज करना है। तो इसको आंसर करना क्या होता है, बहुत इजी होता है, बट ये प्रैक्टिकली क्या होती है, बहुत टफ होती है। सर व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो देखिए, अगर मैं आपको एक केस बताऊं, जैसे सपोज एक कंपनी है और उस कंपनी में एक क्या है, सीईओ है एंड दिस सीईओ इज द स्टार परफॉर्मर ऑफ द कंपनी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करा रहे हैं। बट अगर ये सीईओ, मान लीजिए इसके ऊपर क्या हो, क्वेश्चन आ जाए किस चीज का, सेक्सुअल असॉल्ट का, कि इन्होंने एक वुमेन को क्या करा है, सेक्सुअली असॉल्ट करा है, ऐसी इनके खिलाफ कंप्लेन आ जाए। सो व्हाट शुड यू डू? आप जो है कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे या फिर मैं बात करूं हेड के तौर पे क्या एक्शन लेंगे? तो देखिए, इन अ केस स्टडी इट इज वेरी मच क्लियर कि आप क्या बोलेंगे। अब भाई एथिक्स का पेपर जो है वो आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप एथिकल डीलिंग ही करेंगे। सो आप वहां पे आंसर करेंगे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है और जो वेलफेयर है, जो पूरा हमारा स्टाफ है, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, बकायदा इम्पार्शलिटी की जो वैल्यू है और इंटीग्रिटी की जो वैल्यू है उसे फॉलो करेंगे। भले ही स्टार परफॉर्मर होगा तो होगा, बट हम उसे क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसा आप क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। बट एज आई टोल्ड यू कि ये इजी टू आंसर है बट प्रैक्टिकली बहुत क्या है, टफ है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो कंपनी है उसको लॉस होगा और मनी वगैरह भी कंपनी में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब ये प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है कि आप क्या करें, ऐसा डिसीजन ले ले। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, सपोज आप एक इंजीनियर हैं और आपको जो है एक रोड बनाने का टास्क दिया जाता है, असाइन करा जाता है। अब जहां से आपको रोड बनाना है उसमें एक तरफ से आपका घर जो है जा रहा है और एक तरफ से पूरा विलेज जो है जा रहा है। तो मुझे बताइए, रोड जो है वो आप कहां से पास कराएंगे? डेफिनेटली यू विल से कि सर एथिकली हमें क्या करना होगा, मास बेनिफिट में वर्क करना होगा। बट प्रैक्टिकली एज ए सेड ये बहुत टफ है कि पर्सन क्या करे, अपने पर्सनल बेनिफिट और ब्राइबिंग वगैरह जो है इन सबको इग्नोर कर दे। ठीक है। सेकेंड टाइप की जो केस स्टडी होती है, इट इज राइट वर्सेस राइट, जिसमें आंसर देना ही थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इफ यू रिमेंबर, आज के ही सेशन में मैंने आपको एक ओल्ड लेडी का केस जो है बताया था। उस केस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था कि वहां पर एथिकल डिलेमा जो है होगा किसमें, इम्पार्शलिटी में और एम्पैथी में। और यहां पर आपको हायरार्की मालूम होनी चाहिए अपनी वैल्यूज के बीच में। तो ये क्या है, राइट वर्सेस राइट का एक केस है। इसके अलावा एक और केस बनता है पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी। अब ये केस जो है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा विसल ब्लोइंग। ठीक है। एज अ सिविल सर्वेंट अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी जो है उसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो लीगली करेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको विसल जो है ब्लो कर देनी चाहिए। बट मुझे बताइए, अगर आप विसल ब्लो कर रहे हैं, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप नहीं ब्लो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको हैम्पर कर रहे हैं। सो यहां पर क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी के बीच में क्या है, एथिकल डिलेमा सिचुएशन है। और दोनों ही चीजें क्या है, राइट वैल्यू है। बट आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन वाइज कौन सी वैल्यू ज्यादा करेक्ट है। अब आफ्टर दिस, अब आपको ये समझना होगा कि केस स्टडीज जो है उसको आखिर हम कैसे अप्रोच करें। तो केस स्टडीज को जब हमें अप्रोच करना है
तो उसके लिए जो पॉइंट्स है आपके सामने लिखे हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है आइडेंटिफाई करें आप किसको, स्टेक होल्डर्स को, मतलब हु आर द पर्सन्स एट स्टेक। तो जो मैंने आपको अभी विसल ब्लोइंग का केस बताया उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड एंड पे कौन है, पब्लिक। और इन सबके साथ आप कौन इन्वॉल्व है, आप। तो पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन और आप तीनों यहां पर क्या हैं, स्टेक होल्डर्स है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स यू शुड लुक फॉर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, कि जो आपके सामने केस है उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जैसा कि आपने देखा पर्सनल गेन और पब्लिक इंटरेस्ट जो है, क्या इनके बीच डिलेमा है। ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी और पब्लिक इंटरेस्ट, क्या इनके बीच डिलेमा है। इम्पार्शलिटी और एम्पैथी, क्या इनके बीच में डिलेमा है, एटसेट्रा। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑप्शंस को कंसीडर करना है उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ। तो ये जो विसल ब्लोइंग वाला मैंने एग्जांपल दिया है, टेल मी यहां पर आपके सामने ऑप्शन क्या हो सकते हैं। डेफिनेटली ऑप्शन 1 आपके सामने क्या होगा, ब्लो द विसल, कि विसल को क्या करिए, ब्लो कर दीजिए। अब यहीं पर टेल मी ऑप्शन 2 क्या होगा। डेफिनेटली ऑप्शन 2 होगा डू नॉट ब्लो द विसल, जो विसल है उसको ब्लो मत करिए। अब मुझे बताइए किसी भी डिसीजन को अगर आप लेते हैं तो उसके क्या होंगे, डेफिनेटली उसके मेरिट्स होंगे और डीमेरिट्स होंगे। ठीक है। तो अगर आप विसल ब्लो करते हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे और मेरिट्स भी होंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, डीमेरिट की, तो विसल ब्लो करते ही सबसे पहला डीमेरिट क्या होगा, पर्सनल लॉस। डेफिनेटली जैसे ही आप सीटी बजाएंगे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। तो आपका डिमोशन हो सकता है, उसका आपको लाइफ थ्रेट आ सकते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप जो है वो कंपनी के लिए क्या कहे जाएंगे, आप कंपनी के लिए डिसलॉयल जो है वो कहे जाएंगे। तो डिसलॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, यहां पर शो हो रही है। बट जिस तरह इस डिसीजन के डीमेरिट्स हैं वैसे ही यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर मेरिट्स भी आपको जो है शोकेस होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो मेरिट्स भी आपको दिखेंगे। जैसे आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके फेवर में जा रहे हैं। इसके अलावा जो लॉफुली राइट है आप वो डिसीजन जो है ले रहे हैं। एंड एज आई सेड लॉ इज अबव ऑल, आपको जो है लॉ को क्या करना है, हमेशा ऊपर रखना है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, यहां पर वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं। कौन सी वैल्यूज, जैसे इंटीग्रिटी वगैरह की जो वैल्यूज है आप उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो अब मुझे बताइए डू नॉट ब्लो और ब्लो द विसल, इसमें से आप कौन सा डिसीजन लेंगे। तो डेफिनेटली यू विल टेक द डिसीजन ऑफ ब्लोइंग द विसल, क्योंकि ब्लोइंग द विसल के क्या है, मेरिट्स जो है वो ज्यादा हैं और डीमेरिट्स क्या है, कम है। सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो डिसीजन है उसमें आपको मेरिट या डीमेरिट वो भी उसी के ज्यादा लिखना है जो डिसीजन आप ले रहे हैं। ठीक है। अदरवाइज जो एग्जामिनर है वो क्या सोचेगा कि आपकी इच्छा तो क्या थी, डू नॉट ब्लो द विसल, बट स्टिल आपने एथिकली राइट दिखने के लिए क्या बोल दिया, ब्लो द विसल। तो इसलिए आपको उसी चीज के जो है पॉइंट्स जो है ज्यादा दिखाने चाहिए जो आपका डिसीजन है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद जो जैसा मैंने ऑप्शन 1 बताया था वैसे ही उसका रिवर्स क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2 बन जाएगा। आप जो है फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बताएंगे जो आप परस्यू कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली किसके बेसिस पे होगा, आपके ऑप्शंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पे क्या होगा, डिसाइड होगा। आफ्टर दिस अब केस स्टडी जो होती है इसमें ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है इनमें भी आपको एक गाइड के तौर पे किसको फॉलो करना होता है, कुछ पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करना होता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड लॉ। जो आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं दे शुड ऑलवेज फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ठीक है। व्हाट आई मीन टू से कि आपको जो केस स्टडी है उसमें कितना ही फोर्स किया जाए कि आपको डाउरी सिचुएशन है, आपसे क्या कहते हैं जो डाउरी है मांगी जा रही है, आपकी कंडीशन बहुत खराब है, आपकी जो क्या कहते हैं सिस्टर है उनकी मैरिज स्टेक पर है, तो भी आपको क्या करना है, आपको लॉ ब्रेक नहीं करना है, डाउरी नहीं लेना है।
दैट इज व्हाट, दैट इज अ सिविल सर्वेंट्स ड्यूटी। ठीक है। लॉ के बाद अगर आपकी केस स्टडी ऐसी है जिसमें क्या है, एक्ट जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड पॉलिटी, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनते हैं। ठीक है। और जो लॉ होते हैं, लॉ में क्या बनाए जाते हैं, तो लॉ में एक्ट जो है बनाए जाते हैं। तो अगर आपकी केस स्टडी ऐसी है जिसमें आपको क्लियरली एक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो आपको उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, आपके सामने अगर आप प्रीवियस ईयर केस स्टडीज देखेंगे तो उसमें आपको एक केस स्टडी नजर आएगी, ये वाली, चाइल्ड लेबर केसेस कॉजेस एंड रेमेडीज। अब चाइल्ड लेबर पे हमारे यहां क्या है, एक लॉ है, दैट इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब मुझे बताइए, चाइल्ड लेबर के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, हाँ या ना? डेफिनेटली यस। जो पुअर चाइल्ड है उसके घर में क्या हो रहा है, इससे इनकम जनरेट हो रही है, तो चाइल्ड लेबर के भी क्या है, बेनिफिट है। बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, you always have to say no to child labor and yes to education। क्योंकि भले ही चाइल्ड लेबर में आपको इनकम जनरेट होती नजर आ रही है, बट इसके बेनिफिट से ज्यादा क्या है, इसके लॉस हैं। जो भी पर्सन चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है उसकी जो एजुकेशन है वो हैम्पर हो रही है, और जो उसकी फ्यूचर ग्रोथ है, पोटेंशियल है, वो हैम्पर हो रहा है। सो ऑलवेज से नो टू चाइल्ड लेबर। ठीक है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए, अगर इसको मैं केस स्टडी से आपको एक्सप्लेन करता हूं, सपोज आपने ट्राइबल्स के लिए कुछ वर्क करा है एंड ट्राइबल्स आर वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट, और वो आपको क्या करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं, एंड इसमें उनकी फीलिंग्स क्या है, वो इन्वॉल्व है, इमोशनली वो उस चीज से बहुत टच्ड है। तो मुझे बताइए, व्हाट विल यू डू? क्या आप वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे या डिनाई कर देंगे? तो केस स्टडी आपको कितना ही फोर्स करे, आपको फिर भी क्या कहना है, आई विल डिनाई दैट गिफ्ट, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि एज अ सिविल सर्वेंट आप किसी तरह की गिफ्ट्स जो है नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताइए, कैन यू क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट? डेफिनेटली, एज अ सिटीजन यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट। व्हाई सो? तो इसलिए क्योंकि ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है। इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। अदर देन दैट, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ यू शुड यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स व्हाइल सॉल्विंग अ केस स्टडी। ठीक है। सिविल सर्विसेज के क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं, जिनको आपको हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो उस टाइम भी क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं इवन उन्हें भी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ब्राइब नहीं दी जा सकती, गन्स वगैरह का यूज नहीं हो सकता, पावर से इलेक्शन बूथ वगैरह जो है मैन हैंडल नहीं किए जा सकते। अदर देन दैट, सपोज यू आर गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो एट दैट टाइम you cannot wear sunglasses because it is not against the law but it is against the code of conduct rules mentioned। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप केस स्टडीज का भी आंसर कर रहे हैं तो उनमें भी आपको क्या करना चाहिए, कोटेशंस यूज करना चाहिए जो प्रोमिनेंट पर्संस ने दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी ह्यूमंस नीड बट नॉट एवरी मेन्स ग्रीड। हमारी जो अर्थ है उस पे इनफ रिसोर्सेस है हर पर्सन की नीड फुलफिल करने के लिए, पर अगर ग्रीड फुलफिल करने की बात करें तो ये एक पर्सन की ग्रीड भी फुलफिल नहीं कर पाएगी। इट इज अ कोटेशन गिवन बाय महात्मा गांधी एंड आई गेस यू ऑल नो ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। तो केस स्टडीज में अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं तो ये क्या करती है, ये आपका जो आंसर है उसको काफी इफेक्टिव बना देती है। एंड गांधी जी इज यूनिवर्सल, उन्होंने हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो आप कई सारी केस स्टडीज ऐसी होंगी जिनमें आप गांधी जी के जो कोटेशंस है उनको यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स,
टुडेज सेशन के लिए इतना ही। अब अगर मैं अगले सेशन को आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, एज आई टोल्ड यू, हम एमपीपीएससी मेंस 2014 जो है उसकी केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी पहली केस स्टडी लोकपाल पर होगी और जो दूसरी केस स्टडी है वो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।